अर्थशास्त्र में अल्पकालीन उत्पादन फलन के संदर्भ में हमने एक नियम पढ़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ये नियम हमें ये बताता है कि यदि उत्पादन के विभिन्न साधनों में हम इस प्रकार से परिवर्तन कर दें कि उनके मध्य जो अनुपात है वो बदल जाए, तो उत्पादन के क्षेत्र में एक नियम लागू होगा और उस नियम के अंतर्गत उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में कुल उत्पादन वर्धमान गति से बढ़ता हुआ मिलेगा और एक ऐसी स्थिति आएगी या एक सीमा के बाद जो है उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू हो जाएगा, अर्थात कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ेगा और इस तरह से अंततः उत्पादन के क्षेत्र में ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होगा। तो यहाँ पर हम केवल इतना बता दें कि जब विभिन्न साधनों के मध्य अनुपात बदले इस प्रकार से हम परिवर्तन करें तो उसमें चाहे हम अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन को निरंतर बढ़ाएं, चाहे किसी एक साधन को रख के अन्य साधनों को निरंतर बढ़ाएं, चाहे कुछ साधनों को स्थिर रख के कुछ साधनों को बढ़ाएं, हर स्थिति में कहने का मतलब है कि कम से कम अगर उत्पादन का कोई एक साधन कम से कम स्थिर रहता है और अन्य साधनों को हम परिवर्तित करते हैं तो ऐसी स्थिति में उत्पादन के प्रारंभिक स्थिति में वर्धमान प्रतिफल और एक सीमा के बाद ह्रासमान प्रतिफल लागू होगा और इसी नियम को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहते हैं और पहले हम इसी को उत्पादन का नियम कहा करते थे। तो इस स्थिति में कुछ उत्पादकों के संदर्भ में ये कहा जाता है कि उत्पादकों के लिए कुछ ऐसी सीमा होती है जिसके बाहर वो उत्पादन नहीं कर पाता और उसी सीमा के भीतर ही उत्पादन करता है, और अगर उन सीमाओं का उल्लेख किया जाए तो उनको हम टेक्निकल लिमिट्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, उत्पादन की तकनीकी सीमाएं। और इन सीमाओं को हम अल्पकालीन उत्पादन फलन के संदर्भ में देख रहे हैं जहाँ पर परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है और सामान्य तौर पर इसी रूप में हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक चित्र दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के क्रियाशीलन को दिखाएगा कि किस प्रकार से जब साधनों के मध्य अनुपात को परिवर्तित करते हैं हम और उत्पादन बढ़ता है तो प्रारंभिक अवस्था में कैसे बढ़ता है कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और अंतिम स्थितियों में इनमें किस तरह का परिवर्तन होता है। तो आइए हम चित्र में देखें। ये हमने एक चित्र यहाँ पर बनाया हुआ है। एक्स अक्ष पर हमने श्रम की मात्राओं को दिखाया है और इस पर उत्पादन के अन्य साधन स्थिर हैं, मतलब उत्पादन में जितने साधन लगे हुए हैं उनकी मात्रा स्थिर है, केवल श्रम की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है और उनका प्रभाव देखने का हम प्रयास करेंगे कि उत्पादन पर श्रमिकों के बढ़ाने का किस तरह का असर पड़ता है। उत्पादन बढ़ता है तो किस गति से बढ़ता है और यहाँ पर उसी उत्पादन को हमने आउटपुट को दिखाया है। तो इस पर उत्पादन प्रदर्शित है, इस पर श्रम की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है और उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो उसी नियम के अंतर्गत हम दिखा रहे हैं कि उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में कुल उत्पादन तेज़ी से बढ़ेगा, वर्धमान गति से बढ़ेगा। इसका मतलब है प्रत्येक श्रमिक की अगली इकाई पिछले की तुलना में ज़्यादा उत्पादन करेगी। तो ये टोटल प्रोडक्शन का ये कर्व है टीपी, ये निरंतर देखिए, ये जैसे जैसे श्रम की मात्रा बढ़ती जाएगी ये बढ़ता जाएगा, कम से कम आर तक ये बढ़ता हुआ चला गया है। लेकिन अगर उस वक्र के हम झुकाव को देखें तो देखें शुरू में ये वक्र ऐसे जाता है और बाद में ऐसे जाता है। इसका मतलब ये है कि एक सीमा तक ये जो वक्र का झुकाव ऐसे है, ये वर्धमान गति का है वक्र, इस पर उत्पादन निरंतर बढ़ता हुआ होगा और यहाँ से जब ये टर्न दूसरे तरह का लेता है तो ये ह्रासमान हो जाता है। तो ये वक्र की प्रकृति है। अगर आप वक्र के बारे में ज़रा भी जानते हैं और सीखें इसको तो उसका सीधा सा मतलब होगा वर्धमान प्रतिफल में कुल उत्पादन इस तरह से बढ़ेगा और दूसरे में दूसरे तरह से बढ़ेगा। वक्र का जो है वो झुकाव या जिसको हम नति कहते हैं वो बदल जाती है। तो वैसा जो है
ये हमारे इस वक्र में ये एफ बिंदु तक हो रहा है। इस एफ बिंदु तक वक्र को ऐसे खींचा बना हुआ है और एफ के बाद आप पाएंगे तो ऐसे बना हुआ है। तो एफ बिंदु तक वर्धमान प्रतिफल लागू है और उसके आगे ह्रासमान प्रतिफल लागू हो जाता है, अर्थात कुल उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ता है। प्रत्येक अगला श्रमिक पिछले श्रमिक से कम उत्पादन करता है। और उसको और अच्छी तरह से हम देखना चाहें तो सीमांत उत्पादन का मतलब होता है अंतिम श्रमिक का उत्पादन। तो जहाँ तक सीमांत उत्पादन बढ़ेगा वहाँ तक वर्धमान प्रतिफल है। और अगर हम इस चित्र में देखिए, ये सीमांत उत्पादन का वक्र है, ये निरंतर ये बढ़ता जा रहा कहाँ तक, यहाँ तक वर्धमान प्रतिफल है, वही ये बिंदु है। और इसके आगे मतलब कुल उत्पादन पर एफ बिंदु तक वर्धमान प्रतिफल है और एफ बिंदु के बाद ह्रासमान प्रतिफल है। और ऐसा लाभ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का जो नियम है उसके क्रियाशीलन के कारण होता है, इसलिए हमने उसको इस रूप में चित्रित किया है। और इस बिंदु के बाद ये सीमांत उत्पादन गिरने लगता है और ये सीमांत उत्पादन गिरते गिरते निरंतर गिरता जाएगा, अंततः गिरता जाएगा और ये इस तरह से जाएगा। और एक बार ऐसी भी स्थिति आएगी कि सीमांत उत्पादन यहाँ पर शून्य हो जाएगा और उसके बाद ऋणात्मक हो जाएगा। और इससे संबंधित औसत उत्पादकता को भी हम देखें तो ये वाला वक्र है जो थोड़ा सा इससे गाढ़ा है, ये इसके नीचे जा रहा है, ऐसे 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 ये गया हुआ है। तो कुल उत्पादन वक्र पर यहाँ केंद्र शून्य से लेकर L1 तक नहीं, यहाँ तक अगर हम इसको दिखाने का प्रयास करते तो ये श्रम की मात्रा यहाँ कहीं आती, यहाँ तक जब श्रमिक लगाएंगे तब सीमांत उत्पादन बढ़ता हुआ है और यहाँ के बाद घटता हुआ है। तो इस तरह की प्रकृति होगी और इसी बिंदु तक सीमांत उत्पादन बढ़ेगा, इसके बाद घटेगा। और औसत और सीमांत उत्पादन वक्रों के जो संबंध होते हैं उस आधार पर इन दोनों वक्रों को इस तरह से चित्रित किया गया है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर दो हमने सीमाएं बनाई हुई हैं और सीमा ये है, एक है O से लेके L1 तक श्रमिक और एक है L1 से लेके L2 तक श्रमिक और एक है L2 से लेके आगे की स्थिति। तो इस प्रकार हमको इन दो सीमाओं के बारे में चर्चा करनी है कि जब श्रमिकों की मात्रा है L1, जब श्रमिकों की मात्रा है L2 और इन दो सीमाओं को बनाने का कोई कारण है, उसके पीछे कोई चीज़ छिपी हुई है और इसी नाते वो बनी हुई है। तो अगर हम इस रूप में देखें तो इस चित्र को हमने 3 भागों में विभाजित कर रखा है। एक L1 के पहले की स्थिति है, एक L2 के बाद की स्थिति है, एक दोनों के बीच की स्थिति है। इसको कहा गया उत्पादन की प्रथम अवस्था, यहाँ तक इसको कहा गया ये द्वितीय अवस्था है, इसके आगे की तृतीय अवस्था है। तो ये जो अवस्थाएं हैं, ये जो हमारी लंबी लंबी 2 लाइनें हैं, इनके पहले फर्स्ट स्टेज है, इसके बाद में थर्ड स्टेज है, बीच वाला सेकंड स्टेज है। और ये 2 सीमाएं हैं दोनों स्टेजों, ये दूसरी स्टेज के पहले की एक सीमा है, दूसरी स्टेज के बाद की एक सीमा है। हमको देखना है कि उत्पादक उत्पादन इस पूरे उत्पादन फलन में कहाँ करेगा, अर्थात कितनी श्रम की मात्रा को लगा करके उत्पादन करना उसके लिए लाभप्रद होगा, अनुकूलतम होगा, सबसे अधिक उत्पादन प्रदान करने वाला होगा। पहले हम प्रथम स्टेज की बात करें। प्रथम स्टेज की विशेषता देख लीजिए क्या है। सामान्य तौर पर यह है कि इस स्टेज में सीमांत उत्पादन बढ़ता हुआ है और इस बिंदु तक जब तक हम पहुंचते हैं तो सदैव हम ये पाते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है ये ग्रेटर दैन एवरेज प्रोडक्टिविटी है। इस बिंदु तक तो सीमांत उत्पादन बढ़ता है, यद्यपि इसके बाद घटता है, लेकिन तब भी ये औसत उत्पादन से ज़्यादा है। तो इस पूरे क्षेत्र में पहला वाला जो क्षेत्र है O से लेके L1 तक, उसमें सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से ज़्यादा है। मतलब अगला श्रमिक जिसको वो लगाता है उत्पादक, वह पिछले सारे श्रमिकों का जो औसत है उसकी तुलना में ज़्यादा उत्पादन करता है। तो जाहिर है कि श्रमिक को लगाना फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये तो औसत से भी ज़्यादा उत्पादन करता है। इसलिए उत्पादक इस बीच में उत्पादन नहीं करेगा, वो निरंतर श्रमिकों की मात्रा को बढ़ाता जाएगा, क्योंकि बढ़ाने से उसके उत्पादकता में पहले की तुलना में आप कह लीजिए ज़्यादा वृद्धि हो रही, मतलब पीछे के श्रमिकों की तुलना में अगला श्रमिक ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। और इस बिंदु तक तो स्पष्ट है बिल्कुल
उसके बाद जब सीमांत उत्पादन थोड़ा गिरता भी है तो भी ये औसत से अभी ज़्यादा होता है, इसलिए उत्पादक इस अवस्था में रुकता नहीं है, वो निरंतर उत्पादन करते चला जाएगा। तो प्रथम अवस्था में उत्पादक उत्पादन रोकेगा नहीं, करेगा नहीं, संतुलन में वहाँ नहीं होगा। अब जरा आ जाइए, दूसरी सीमा है, ये तो फर्स्ट स्टेज की थी, दूसरी सीमा है L1 वाली। क्या L1 वाली स्थिति में होगा, अर्थात क्या वो L1 श्रमिकों को उत्पादन पर लगाएगा? वहाँ पर एक ये देखिए ये हो रहा है MP = AP। जितना इसके पहले श्रमिक लगाए गए हैं उनका जो औसत उत्पादन है, L1 वाला जो अंतिम श्रमिक है उसका भी उत्पादन उसी के बराबर है। तो फिर उसको न लगाने का कोई औचित्य नहीं उठता। क्यों? क्योंकि पिछले के बराबर तो उत्पादन कर ही रहा है। पिछले श्रमिकों का जो औसत है अंतिम श्रमिक भी उतना उत्पादन कर दे रहा है, इस नाते वो वहाँ भी रोकेगा नहीं उत्पादन को और L1 के भी आगे बढ़ेगा। तो उत्पादक न तो L1 के पहले उत्पादन करेगा, न तो L1 बिंदु पर उत्पादन करेगा। अब उसके आगे बढ़ के उत्पादन बढ़ाएगा तो देखेगा क्या हो रहा है, तब सोचेगा कि क्या करें क्या न करें। लेकिन अगर हम इसके पहले इधर की भी चर्चा कर लें, तीसरे स्टेज की, तो तीसरे स्टेज में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, L2 बिंदु पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी = 0 शून्य है। जो ये L2वां श्रम है, ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं 50 श्रम होता, 50 श्रमिक यहाँ तक आते तो हम कहते हैं 50वां जो श्रमिक है उसने कितना उत्पादन किया, तो हम कहते हैं उसने 0 उत्पादन किया। तो पूछा जाएगा क्या इसको वो लगाएगा उत्पादन पर, तो कहेगा जब उत्पादन नहीं करता तो क्यों लगाएगा। इसका मतलब है कि L2 बिंदु वाला जो श्रमिक है उस श्रमिक को उत्पादक उत्पादन पर नहीं लगाएगा, इसका मतलब वहाँ वो उत्पादन नहीं करेगा। और उसके आगे तो उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। मतलब अगर श्रमिक को लगाता है तो जितना उत्पादन पहले हो रहा था उससे भी घट जाएगा। ऊपर देखिए चित्र, TP कर्व इस बिंदु पर नीचे झुक गया, इसका मतलब अगर इसके आगे आप श्रमिक लगाते हैं तो आपका उत्पादन कुल जितना था उससे भी घट जाएगा। तो ऐसा कोई भी श्रमिक उत्पादक नहीं करेगा, क्योंकि वो विवेकशील होता है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि उत्पादक न तो L1 बिंदु 2 पर उत्पादन करेगा, न तो उसके आगे करेगा। इसका मतलब तृतीय अवस्था में भी वह उत्पादन नहीं करेगा। अब उसके साथ विकल्प क्या है, इसका मतलब उत्पादन उसको L2 और L1 के बीच में ही कहीं करना है। और अब वो इसी के बीच में कहीं उत्पादन करेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्पादक का संतुलन कैसे निर्धारित होता है, यहाँ का विषय नहीं है वो। उत्पादन कहाँ उत्पादन करता है, कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए, और उन्हीं शर्तों के अधीन वो है L1 और L2 के बीच में कोई एक उत्पादन का स्तर निर्धारित करेगा जो उसके लिए सबसे अधिक उत्पादन प्रदान करने वाला होगा। तो इस दृष्टि से हम ये कहेंगे कि उत्पादन इसी सीमा के भीतर होगा, L1 और L2 के भीतर। तो इस प्रकार से ये L1 श्रमिक की मात्रा जो है ये सीमा है, L2 श्रमिक की मात्रा सीमा है। न इसके ज़्यादा श्रमिक लगाएगा और न तो L1 से क्रम श्रमिक लगाएगा। दोनों के बीच में कहीं वो उत्पादन करेगा जहाँ उसका उत्पादन अधिकतम हो जाए। उसके लिए वो ट्रायल एरर की नीति अपनाता है। यहाँ उत्पादन करेगा, इतना श्रमिक लगा के देखेगा, थोड़ा बढ़ा के देखेगा, थोड़ा घटा के देखेगा, और ऐसा करके जहाँ वो पाएगा कि जिस श्रमिक की जितनी मात्रा लगाने से कुल उत्पादन उसका सबसे ज़्यादा हो रहा होगा, वहीं पर वो संतुलन में होगा, वहीं उत्पादन करेगा। तो उत्पादक इन दोनों सीमाओं के बीच में कहीं उत्पादन करेगा। तो ये उत्पादन की दो तकनीकी सीमाएँ हैं, एक श्रमिकों की L1 तक की मात्रा और एक श्रमिकों की L1 के आगे की मात्रा, और इन दोनों के बीच की जो स्थिति है उसी में उत्पादन करेगा। तो ये हैं उत्पादन की तकनीकी सीमाएं। और ये जो हम आपको बता रहे थे कि इस बिंदु पर वक्र का केवल ध्यान दिलाने के लिए अब पढ़ा रहे हैं तो आपको ध्यान दिला दें कि इस बिंदु के तक वक्र की ढाल दूसरी है, इस बिंदु के बाद वक्र की ढाल दूसरी है। इधर वर्धमान प्रतिफल लागू है, इधर ह्रासमान प्रतिफल लागू है। इस बिंदु पर वक्र का मोड़ या झुकाव बदलता है
नति उसको हिंदी में कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये एफ ऐसा बिंदु है जिस पर वक्र की नति बदल जाती है। एक और वक्र पहले वाई अक्ष की ओर से देखें तो ये धंसा हुआ या अवतल होता है और आगे वाला इसकी तरफ उठा हुआ उत्तल हो जाता है, इधर से देखेंगे तो इस तरह से पहले इसकी ढाल वर्धमान है, बढ़ती हुई गति से ये बढ़ता है, और एफ के बिंदु के बाद घटती हुई दर से बढ़ता है, यहाँ तक वर्धमान पथ पर, यहाँ तक ह्रासमान पथ। और इस चित्र के माध्यम से हमने ये दिखाने का प्रयास किया कि ये तकनीकी सीमाएं हैं L1 और L2, जिन पर न तो उत्पादन करता उत्पादक, न तो उसके बाहर करता है। इन्हीं दोनों सीमाओं के बीच में उत्पादक उत्पादन करेगा, और यही उत्पादन की तकनीकी सीमाएँ हैं। और अगले के वीडियो में हम इस तकनीकी सीमा को दीर्घकालीन उत्पादन फलन के संदर्भ में देखेंगे। तब इसका नाम बदल के दूसरा नाम कहलाता है। अभी आपको बता दें, उसको रिज लाइन्स कहते हैं। अगले वीडियो में हम फिर आपको रिज लाइन्स भी अलग से पढ़ाएंगे। धन्यवाद।